तो चलिए आज हम आपको बताते हैं द्विबीजपत्री पुष्प में भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के बारे में बात करेंगे। द्विबीजपत्री भ्रूण, अब देखा जाए द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प में। तो सबसे पहले पुष्प में जो होता है परागण की क्रिया होती है। तो सबसे देखते हैं पुष्प में, मान लेते हैं कि ये पुष्प है, ये एक पुष्प का स्त्री कैसा भाग है। अब इसके अंदर होता है बीजांड, इसके अंदर ये एक स्थित होता है बीजांड। अब देखो, जब यहाँ पर परागकण यहाँ पर आता है तो परागकण से जो केंद्रक होता है पराग नलिका के माध्यम से यहाँ पर बीजांड के अंदर आता है और यहाँ पर एक द्विगुणित 2n, यहाँ पर एक 2n अवस्था का युग्मनज बनता है जिसे निषिक्तांड कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस द्विगुणित युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है और एक कोशिका जो होती है विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। नीचे वाली कोशिका जो होती है बड़ी कोशिका होती है और ऊपर वाली छोटी कोशिका होती है। नीचे वाली कोशिका को अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं आधार कोशिका। आधार कोशिका। ऊपर वाली कोशिका को कहते हैं अंतस्थ कोशिका। अंतस्थ कोशिका। अब देखते हैं आगे। अब इन दोनों कोशिकाओं में सब जो होता है कोशिकीय विभाजन शुरू होता है, जिसमें अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन होता है और आधार कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो सबसे पहले ऊपर वाली कोशिका में एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाएगी अंतस्थ कोशिका, और इसी प्रकार से आधार कोशिका भी एक कोशिका ये बनी और विभाजित होकर दो कोशिकाएं बन जाती हैं। देखिए इस तरह से। तो ये देखिए एक अंग्रेजी के टी के आकार का सिंबल बन जाता है। टी के आकार का सिंबल बन जाता है जिसे कहते हैं पराग भ्रूण। पराग भ्रूण बोला जाता है इसको। उसके बाद इस पराग भ्रूण में लगातार कोशिकीय विभाजन। तो सबसे पहले देखें आधार कोशिका में जो होता है कोशिकीय विभाजन होता है सबसे पहले, और ये आधार कोशिका विभाजित होकर 6 से 10 नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 कोशिकाएं बना रहे हैं। 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। और ये देखिए ऊपर की 2 कोशिकाएं जो है अंतस्थ कोशिकाएं, ये विभाजित नहीं कर रहे हैं हम, 2 कोशिकाएं इस तरह से बनती हैं। देखिए अब देखिए ये यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से एक सिंबल बन जाता है जिसे नीचे वाली कोशिका को, सबसे निचली कोशिका को कहते हैं शीर्षस्थ कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका। अब ये देखो एक ये कोशिका, इस कोशिका को कहते हैं अधास्फीतिका। अधास्फीतिका। ये पूरे भाग को बोला जाता है, इस पूरे भाग को बोला जाता है निलंबक। निलंबक। अब देखिए इसके बाद ये कोशिका आधार कोशिका में विभाजन पूरा हुआ। उसके बाद अब इन कोशिकाओं के विभाजन शुरू होता है। देखते हैं आगे।
इस तरह से। अब देखिए उसके बाद इनको जो अंतस्थ कोशिका है, ये कोशिकाएं इनमें होता है अनुदैर्घ्य विभाजन, तो जिससे दो कोशिकाएं विभाजित होकर चार कोशिका बना लेती हैं। और ये कोशिका जो है ये ऐसे रखे देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए इस भ्रूण को कहते हैं चतुर्थांश भ्रूण। लिख देते हैं चतुर्थांश भ्रूण, चतुर्थांश भ्रूण लिख देते, क्योंकि इसमें देखिए चार कोशिकाएं होती हैं ऊपर, अंतस्थ कोशिका में 1 2 3 4 चार कोशिका भ्रूण होता है, इसलिए इसे चतुर्थांश भ्रूण कहते हैं। उसके बाद और देखते हैं आगे। चतुर्थांश भ्रूण में इन अंतस्थ कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया पुनः होती है और इनमें इस बार विभाजन होता है अनुप्रस्थ विभाजन। देख लेते हैं भाई, अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे 4 से 8 कोशिकीय भ्रूण बनता है। 1 2 3 4 ये हो गए। फिर उसका नीचे अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है ना, 6 7 और 8। और इसके बाद क्या होगा, ये कोशिकाएं ऐसे रख दी जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इस तरह से इस भ्रूण को कहते हैं अष्टम भ्रूण, अष्टम भ्रूण। अब इस भ्रूण को कहेंगे अष्टम भ्रूण। अब इस अष्टम भ्रूण में देखो ये जो नीचे कोशिकाएं होती, इन कोशिकाओं को कहते हैं अधराधर कोशिकाएं, अधराधर कोशिकाएं। और ऊपर वाली कोशिकाओं को कहते हैं अध्याधर कोशिकाएं, अध्याधर कोशिकाएं। देखिए यहाँ तक हो गए। अब उसके बाद आगे देखते हैं, इस भ्रूण में फिर कोई चेंज आता है। देखिए इसी भ्रूण को हम आगे बनाए दे रहे हैं और ध्यान से समझिएगा, इंटर के पेपर में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला होता है। अब इससे जो ये देखिए अष्टम भ्रूण में इसमें जो होता है एक कोशिकी निर्माण होता है। तो इस तरह देखिए कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, एक त्वचा जन स्तर का निर्माण होता है। कैसे, इस तरह से एक भ्रूण बन जाता है, ये इस तरह से। और इसमें ये कोशिकाएं लगातार विभाजित हो जाती हैं, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 512। इस तरह से ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और इस तरह से कोशिकाएं एक भ्रूण का निर्माण होता है। इससे कहते हैं ऊपर वाले को त्वचा जन स्तर, त्वचा जन स्तर। और इस भ्रूण को कहते हैं ट्रायंगुलर भ्रूण, ट्रायंगुलर भ्रूण। ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगुलर भ्रूण कहते हैं। अब इस ट्रायंगुलर भ्रूण में फिर परिवर्तन होता है और एक हृदय के आकार की संरचना निर्माण करता है। देखिए किस तरह से एक हृदय के आकार का भ्रूण बन जाता है, इस तरह से, इस तरह से एक हृदय के आकार का भ्रूण बन जाता है, जिसमें इस सभी में पूरे में कोशिकाएं होती हैं। इस तरह से पूरे में कोशिकाएं बना देना। इस तरह से इससे कहते हैं हृदयाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण। उसके बाद और आगे देखते हैं, इस हृदयाकार भ्रूण में थोड़ा और परिवर्तन आता है और परिवर्तन आने के बाद ये कुछ थोड़ा और विकसित हो जाता है भ्रूण।
इस तरह से। इस भ्रूण को कहेंगे टारपीडो भ्रूण। टारपीडो भ्रूण। पूरे भ्रूण में कोशिकाएं भर देना इस तरह से, और यहाँ भी इस तरह से कोशिकाएं विभाजित होकर असंख्य संख्या में कोशिकाएं भर जाती हैं इस तरह से। यहाँ ही भर देना। इस तरह से भर जाते हैं। इसको कहते हैं टारपीडो भ्रूण। अब इस टारपीडो भ्रूण में विकास होता है और एक द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास निर्माण हो जाता है। कैसे देखते हैं। इस तरह से एक द्विबीजपत्री भ्रूण बन जाता है और पूरे भ्रूण में जो होता है कोशिकाएं भरी होती हैं। कोशिकाएं पूरे में भर देना इस तरह से। कोशिकाएं पूरे भ्रूण में भर जाती हैं। भरने में टाइम लग रहा है थोड़ा, लेकिन पूरे में आपको भी भरना पड़ेगा। इस तरह से पूरे भ्रूण में कोशिकाएं भर जाती हैं। और इस तरह से एक द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना बन जाती है। देखिए, जिसमें इस तरह से, जिसमें ये होता है, ये भाग होता है परांकुर, जहाँ से तने का निर्माण होता है। ये भाग होता है मूलांकुर, जहाँ से मूल या जड़ का निर्माण होता है। और इस भाग को कहते हैं अधोबीजपत्र। अधोबीजपत्र। तो इस तरह देखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि द्विबीजपत्री भ्रूण का जो संरचना है वो और कैसे किस तरह से विकास होता है वो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, एक बार फिर बताते हैं हम। सबसे पहले एक आवर्तबीजी पुष्प में जो होता है परागण क्रिया होती है। उसके बाद में एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। फिर द्विगुणित युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है, जिससे एक कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। नीचे वाली कोशिका जो होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसे आधार कोशिका कहते हैं। ऊपर वाली कोशिका छोटी कोशिका होती है, जिसे अंतस्थ कोशिका कहते हैं। अब इन दोनों कोशिकाओं में, अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन होता है और आधार कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे एक टी के आकार का भ्रूण बन जाता है, जिसे प्राक भ्रूण कहते हैं। अब इस प्राक भ्रूण में जो आधार कोशिकाएं होती हैं, इन आधार कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे 6 से 10 कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसमें ऊपर वाली कोशिका को कहते हैं अधास्फीतिका, नीचे वाली कोशिका को कहते हैं शीर्षस्थ कोशिका। उसके बाद में पुनः इसमें विभाजन की प्रक्रिया होती है और इस अंतस्थ कोशिकाओं में विभाजन होता है, जिससे 2 से 4 कोशिकाएं भ्रूण का निर्माण बन जाता है, जिसे कहते हैं चतुर्थांश भ्रूण। उसका चतुर्थांश भ्रूण में ये अंतस्थ कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 4 से 8 कोशिकाएं बन जाती है, जिससे नीचे वाली कोशिका कहते हैं, देखो ये जो 4 कोशिका, इन्हें अध्राद्र कोशिकाएं, ऊपर वाली कोशिका कहते हैं अध्याद्र कोशिकाएं। उसके बाद में पुनः इस भ्रूण में एक त्वचाजन स्तर का निर्माण हो जाता है, ये देखिए, जिसे और एक भ्रूण बन जाता है, जिसे ट्रायंगुलर भ्रूण कहते हैं। इस ट्रायंगुलर भ्रूण में पुनः विकास होता है थोड़ा, और एक हृदय के आकार का भ्रूण बन जाता है, जिसे हृदयाकार भ्रूण कहा जाता है। अब हृदयाकार भ्रूण में जो होता है पुनः और विकास होता है, और जिससे एक विकसित भ्रूण बनता है, जिसे टारपीडो भ्रूण कहते हैं।
और इसी टारपीडो भ्रूण से एक द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास हो जाता है, जिसमें ये देखिए भाग जो होता है परांकुर होता है, जिससे तने का निर्माण होता है, और ये भाग जो होता है मूलांकुर होता है, जिससे मूल का निर्माण होता है। ये जो भाग होता है ये अधोबीजपत्र भाग होता है। तो इस तरह से देखिए एक द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास हो गया, और ये भाग होता है द्विबीजपत्री भ्रूण। द्विबीजपत्री ये है भ्रूण की संरचना, द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।